फालिज के जो मरीज़ हैं वो फ़िज़ियोथेरेपी कब करवा सकते हैं और उनके लिए फ़िज़ियोथेरेपी कितनी मुफीद साबित हो सकती है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम फालिज के मरीज़ों में देखा जाता है वो डीमोरलाइजेशन। स्ट्रोक पेशेंट्स दरअसल जो फिजियोथेरेपिस्ट की एनर्जी है उसके ऊपर बेस कर रहा हो। अगर तो पेशेंट अर्ली फिजियोथेरेपी के अंदर एंटर हो गया है, रिहैबिलिटेशन के अंदर एंटर हो गया है, उसको बड़े क्विक रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। जितना आप उसको चैलेंजिंग एनवायरनमेंट देंगे बॉडी इंप्रूव करेगी। अगर एक स्लिम एंड स्मार्ट आदमी है, उसने अपने आप को अच्छा फिज़िकली एक्टिव रखा हुआ है, तो वो मेरे ख्याल में रिलेटिवली चांसेस कम है कि वो स्ट्रोक में एंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ डॉक्टर AR माडा एंड यू आर वाचिंग QAS हेल्थ। आज हम बात करेंगे फालिज पे कि फालिज के जो मरीज़ हैं वो फ़िज़ियोथेरेपी कब करवा सकते हैं और उनके लिए फ़िज़ियोथेरेपी कितनी मुफीद साबित हो सकती है। तो इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर सैयद हाफ़िज़ इजाज़ अहमद बर्ग, जो कि एक क्लिनिकल फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं और इसके साथ साथ PhD स्कॉलर और न्यूरो रिहैब स्पेशलिस्ट हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं ठीक सर ठाक? पहले तो बहुत शुक्रिया कि इस मौजू पे तशरीफ़ लाए, इस अहम मौजू को डिस्कस करने के लिए आप आए। ये बताइएगा कि फ़िज़ियोथेरेपी में फालिज को किस तरीके से आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फालिज एक ऐसी आसाबी बीमारी है जिसमें मरीज़ अपना कंट्रोल मुख्तलिफ़ अज़ा के ऊपर छोड़ जाता है। उसके अज़ा जो है वो उसके ताबे नहीं रहते और वो अपनी कोशिश के बावजूद मूवमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता। सही। इसमें फ़िज़ियोथेरेपी या रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अर्ली से अर्ली पेशेंट को एम्बुलेट करना, पेशेंट को बिस्तर से निकालना, उसको वॉक पे लेके आना, उसकी रोज़मर्रा की रूटीन में उसको फंक्शनल करना, ये वो सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि फ़िज़ियोथेरेपी के थ्रू अचीव किए जा सकते हैं। सही। फालिज का पेशेंट फालिज के फ़ौरन बाद बेड पे चला जाता है और वो डिपेंडेंट होता है अपने करीबी अजीज़ व क़ारब के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर, इवन फॉर द बेसिक नीड्स। तो इस वक्त अगर आप फिज़ियोथेरेपी या रिहैबिलिटेशन के थ्रू आप उसको बिस्तर से निकाल लेते हैं तो आप उसको इंडिपेंडेंस दे देते हैं। आप सोसाइटी में से एक डिपेंडेंट शख्स कम कर देते हैं और एक इंडिपेंडेंट शख्स प्रोड्यूस कर देते हैं। ये फिज़ियोथेरेपी का बहुत बड़ा क्रेडिट है टुवर्ड्स रिहैबिलिटेशन ऑफ स्ट्रोक कि आप उनको दोबारा मेन स्ट्रीम करते हैं, दोबारा नॉर्मल रूटीन में लेके आते हैं ताकि वो एक सेहतमंद इंसान के तौर पे माशरे में अपना किरदार अदा कर सकें। सर न्यूरो रिहैबिलिटेशन में एक मुआलिज का जो वो कितना किरदार जो है वो मायने रखता है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो मुआलिज ट्रीट करने जा रहा है स्ट्रोक के पेशेंट्स को, न्यूरो रिहैब के पेशेंट्स को, उसकी 2-3 चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। न्यूरो रिहैबिलिटेशन एक सब्र आज़मा काम है, स्लो रिकवरी है, स्लो फेजेस के अंदर इम्प्रूवमेंट मिल रही होती है। आपने पेशेंट्स को इंगेज रखना है, अपने साथ इन कांटेक्ट रखना है, उनको एनकरेज रखना है। पेशेंट सबसे पहले जो प्रॉब्लम फालिज के मरीज़ों में देखा जाता है वो डीमोरलाइजेशन है कि एक चलता फिरता शख्स अचानक बेड पे आ गया। बिल्कुल। तो उसको दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन तक जाने में स्ट्रगल रिक्वायर्ड है, एफर्ट रिक्वायर्ड है। जो मुआलिज उसको ट्रीट करने जा रहा है, सबसे पहले नंबर पे उसका विज़न होना चाहिए कि मैं इस स्ट्रोक के पेशेंट को कितना इम्प्रूव कर सकता हूँ, कहाँ तक इम्प्रूव कर सकता हूँ। जो एक्सटेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन है, आप कितना फंक्शन उससे गेन कर सकते हैं, मुआलिज को पता होना चाहिए। और मुआलिज को बूस्ट अप करके रखना है। स्ट्रोक पेशेंट्स दरअसल जो फिज़ियोथेरेपिस्ट की एनर्जी है उसके ऊपर बेस कर रहा होता है। अगर फिज़ियोथेरेपिस्ट एनर्जेटिक है, स्ट्रॉन्ग है, मोटिवेटेड है, वो रिहैब का प्रोसेस बड़ा अच्छा कंडक्ट करवा सकता है, पेशेंट को बहुत अच्छा हाई लेवल तक लेके जा सकता है, उसकी फंक्शनल पैटर्न बहुत अच्छे इंप्रूव कर सकता है।
ये सारा डिपेंड करेगा कि उसने किस तरह से केस को टेक ओवर किया, उसको अपने हाथ में रखा, प्रोग्रेस को मॉनिटर करता गया और ड्यू टाइमिंग्स के ऊपर उसको अपग्रेड करता चला गया। कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी इंटरवेंशंस ऐड करनी है, ये सारा डिपेंड करता है विजन के ऊपर और उसकी स्किल के ऊपर। मॉलिज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सर जैसे कि आपने बात की कि पेशेंट जो है बेड रिडन होता है, स्ट्रोक का पेशेंट, तो ये फैमिली के लिए बड़ा क्रूशियल टाइम होता है, बड़ा मुश्किल हालात से गुजर रही होती है। तो फैमिली के लिए मुआलिज की तरफ से जो काउंसलिंग की जाती है वो कितनी इम्पोर्टेंट रखती है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट? फैमिली का किरदार पिलर्स की तरह होता है किसी भी बिल्डिंग के अंदर। अगर आपके केयर गिवर्स, आपके अजीज़ो अकारब, आपके रिश्तेदार आपके साथ अच्छे कनेक्टेड हैं पेशेंट्स के साथ और उसको इंगेज रखते हैं, उसके साथ सोशल इंटरेक्शन रखते हैं, उसको बकअप करते हैं, उसकी एनकरेजमेंट करते रहते हैं, वक्त के साथ साथ आप देखेंगे कि ऐसे पेशेंट्स जो के सोशल स्टिमुलेशन अपने साथ लिए चलते रहते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव करते हैं रादर दैन ऐसे पेशेंट जो कि सोशली आइसोलेटेड हों और जो कि इग्नोर्ड हों, अपनी फैमिली से अलहदा हों। वो रिलेटिवली कम रिज़ल्ट्स शो करते हैं, इतने अच्छे रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो फैमिली का किरदार बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो एनर्जी रिश्तेदार, ब्लड रिलेटिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं वो एनर्जी कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता। इवन अ सिंगल टैप अगर कोई आके टच भी करता है, उस टच की भी अपनी वैल्यू है, उस टच की भी अपनी वर्थ है। जो एक्सरसाइजेज फिजियोथेरेपिस्ट या रिहेबिलिटेशन जो क्लिनिशियन है उसका सेशन होगा 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर, लेकिन जो रिलेटिव्स हैं वो 23 आवर्स के लिए उनके साथ हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप पेशेंट्स के साथ साथ उसके जो केयर गिवर्स हैं उनको इंगेज करें, उनको अपने साथ इन्वॉल्व करें ताकि आप शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट दे सकें, ज़्यादा एग्रेसिव स्टिमुलेशन दे सकें, पेशेंट को जल्दी से जल्दी आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकें। अच्छा सर, नॉर्मल कितना टाइम फ्रेम है, कितने पीरियड में एक पेशेंट जो है वो रिकवरी की तरफ इम्प्रूव कर सकता है? फालिज के मरीज़ 6 से 8 महीने का जो टाइम है स्टार्ट का, फालिज के फ़ौरन बाद, वो इम्पॉर्टेंट होता है। उसके अंदर जो टोन की रिवाइवल होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर तो पेशेंट अर्ली फिजियोथेरेपी के अंदर एंटर हो गया है, रिहेबिलिटेशन के अंदर एंटर हो गया है, उसको बड़े क्विक रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। वंस ही इज़ आउट ऑफ बेड, उसकी हर मूवमेंट, उसकी सिंपल से सिंपल मोबिलिटी, उसकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो वो अपनी रूटीन में परफॉर्म कर रहा है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ हिज रिहेबिलिटेशन। वो उसकी रिहेबिलिटेशन का हिस्सा बन जाता है। 6 से 8 महीने तक आपके पास एक्टिव फेज़ है अपनी टोन को इंक्रीज़ करने का, अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने का। और वंस आप 6 से 8 महीने के टाइम जोन को क्रॉस करते हैं, उसके बाद उसकी बॉडी ऐसे ही बिहेव करती है जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी है। कि अगर आप एक्सरसाइज के फेज़ में एंटर हैं, एक्सरसाइज के साइकिल में एंटर हैं, वो कॉन्टीन्यूसली आगे से आगे आपकी फंक्शनल कैपेसिटी को बढ़ाता जाएगा। तो ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर स्ट्रोक जो है वो साल पुराना हो गया है या 1.5 साल पुराना हो गया है तो शायद हम इससे आगे इम्प्रूव नहीं कर सकते। आप वहाँ से इम्प्रूव करना शुरू करें, वहाँ से कोशिश करें अपनी वॉकिंग कैपेसिटी बढ़ाने की, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की, अपनी फंक्शनल एबिलिटी बढ़ाने की। अगर आप एक अच्छे रिहेबिलिटेशन प्लान में एंटर होते हैं उसके बाद भी आपके पास पोटेंशियल होगा इम्प्रूव करने का और गेन करने का। अच्छा, आज डॉक्टर साहब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स की। तो जैसे कि आप बात कर रहे थे कि फिजियोथेरेपी में कुछ मोडेलिटीज़ भी यूज़ होती हैं, आप मेडिसिन नहीं देते, तो क्या ऐसी आपके पास जादू की छड़ी है कि लोग जो पेशेंट्स हैं उनका आप पे एतमाद बढ़ता जा रहा है? आजकल के दौर में फिजियोथेरेपी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इस स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए आपके पास क्या ऐसी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं? इसमें सबसे पहली बात तो ये कि ये एक ऐसा ट्रीटमेंट प्लान है जो कि नेचर के करीब तरीन है।
अल्लाह ताला ने कहा लैसलिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को वही चीज़ मिलती जिसकी वो कोशिश करता है। रिहैबिलिटेशन के फेज़ में पेशेंट लेटा हुआ है, बिठाने की कोशिश करें। आपने कोशिश की, कुछ अरसे में सिटिंग अवेल करेंगे आप। पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है, आप स्टैंडिंग पोजीशन में लेके आएँ। आप कोशिश करें, आपको उसकी रिवार्ड मिलेगा। स्टैंडिंग पोजीशन में आ रहा है, आप उसको एम्बुलेट करने की कोशिश करें। आप उसको एम्बुलेशन पे ले जाएंगे, वॉक पे ले जाएंगे। पेशेंट वॉक कर रहा है, आप उसको स्टेयर क्लाइंबिंग पे ले जाएं। ये प्रोग्रेसिव इंक्रीज़ है उसकी फंक्शनल कैपेसिटी बढ़ाने का। आप आहिस्ता आहिस्ता उसको पहले से आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। जितना आप उसको चैलेंजिंग एनवायरनमेंट देंगे, बॉडी इम्प्रूव करेगी। ह्यूमन बॉडी की नेचर है कि वो इन रिस्पॉन्स ऑफ चैलेंज इम्प्रूव करती है। अगर आप ये वेट करें कि हाँ ये पेशेंट को स्ट्रोक हो गया है, अब इसके अंदर ताकत आएगी तो ये चलेगा, ये कॉन्सेप्ट एडवांस टेक्निक्स में नहीं आता। एडवांस टेक्निक्स हैं, आप इनको चलाएं बाय हुक और बाय क्रुक, उस वॉक के चैलेंज के नतीजे में स्ट्रेंथ वापस आएगी। तो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं कि स्ट्रेंथ आने का वेट करना। स्ट्रेंथ आने का वेट मत करें, पेशेंट को खड़ा करें, स्टैंडिंग पोजीशन में लेके आएँ। उसके लिए स्पेशल डिवाइसेस हैं, प्लेट्स होते हैं, स्पेशल टिल्ट टेबल्स होते हैं जिसकी मदद से आप उनको स्टैंडिंग पोजीशन में लेके आ सकते हैं। अगर आप एक पेशेंट को किसी भी सपोर्ट से स्टैंडिंग पोजीशन में ले आए, कुछ दिनों के बाद आप उस सपोर्ट को विड्रॉ कर लेंगे और आपका जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन होनी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब पहला जो गोल है वो स्टैंडिंग की तरफ आना, उसके बाद वॉक की तरफ लेके जाना, ऑब्स्टेकल क्लियर करने की कैपेसिटी प्रोड्यूस करना कि वो अपने घर के अंदर एम्बुलेट कर सकता हो, उसको अपनी सेल्फ केयर इजी हो जाए, वॉशरूम तक आना जाना वो उसके लिए इजी हो जाए। अगर तो वो राइट हैंड है तो वो किसी तरह से उसको यूज़ करके अपने खाने पीने की एक्टिविटी को रीस्टोर कर सके। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी मानी रखती हैं फालिज के मरीज़ के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि फालिज की कितनी किस्म की टाइप्स होती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं जी हमारा नीचे वाला धड़ वो सुन्न हो गया, या कुछ लोग ये भी कंप्लेन करते हैं जी एक साइड की बाजू एक साइड की टांग वो फालिज की तरफ चली गई है। तो इसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? इसमें नॉर्मली जो स्ट्रोक जिसको हेमीप्लीजिया कहा जाता है, CVA, वो नॉर्मली हाफ साइड ऑफ द बॉडी को इन्वॉल्व कर रहा होता है। यानी आपका राइट आर्म और राइट लेग इन्वॉल्व होगी या लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट लेग इन्वॉल्व होगी। ठीक है। और जो बात कर रहे हैं आप कि दोनों नीचे वाली टांगें रह जाती हैं, वो दरअसल स्पाइनल कॉर्ड के इश्यूज़ हैं। हराम मगज़ के लेवल के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर वो पैराप्लीजिया की कंडीशन आती है जिसमें दोनों जो टांगें हैं वो कमज़ोरी की तरफ आ जाती हैं। अगर आपको इवन के पैराप्लीजिया की प्रेजेंटेशन आती है मोनोप्लीजिया, जिसमें कोई एक बाजू या एक टांग जो है ना उसकी कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है, आप उसको भी फिजियोथेरेपी के अंडर ट्रीटमेंट लेके आएँ। उसके लिए भी स्पेशलाइज्ड मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप पावर को रिवाइव करने की कोशिश कर सकते हैं, पावर को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। अप्रोचेस की बात है, कुछ जगहों पे हम प्रिवेंटिव काम कर रहे होते हैं। एक पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है, आप कोशिश करेंगे बेड सोर ना बने, प्रिवेंटिव। आप उसको करवटें देते जा रहे हैं, बिठाते जा रहे हैं, खड़ा करते जा रहे हैं, उसकी हाइजीन का ख्याल कर रहे हैं, प्रिवेंटिव। अगर फ़र्ज़ करेंगे उसको कोई प्रॉब्लम हो गया, जैसे स्ट्रोक में वो एंटर हो चुका है, क्यूरेटिव। आप उसको वापस लाने की कोशिश करें, जितनी टोन को वापस ला सकें आप। अगर आप टोन को वापस नहीं ला सके, 6-8 महीने का टाइम गुजर गया, टोन वापस नहीं आ रही, देन फिर आप जाएंगे कंपनसेटरी अप्रोच पे। आप कुछ ऐसी स्टिक्स दे देंगे, ऐसे वॉकिंग फ्रेम्स दे देंगे, ऐसे स्प्लिंट्स दे देंगे जो कि इन दी लॉन्ग रन उसको मोबाइल रखेंगे। वो अपनी उस वीकनेस की वजह से डिपेंडेंट नहीं रहेगा, बेड के ऊपर नहीं रहेगा। अगर वो बेड के ऊपर है तो ये हमारी रिहैबिलिटेशन की फेलियर है। पेशेंट को जल्दी से जल्दी एम्बुलेट करने की कोशिश करें, वट एवर इज़ द फंक्शनल कैपेसिटी और एज ग्रुप ऑफ द पेशेंट। आपने पेशेंट को एम्बुलेट करने की कोशिश करनी है।
डॉक्टर साहब पहले हमें सुनने को मिलता था जी 50 प्लस जो एज के लोग हैं वो ज़्यादातर स्ट्रोक का शिकार होते हैं। आजकल यंगस्टर्स जो हैं वो भी स्ट्रोक का शिकार होते नज़र आ रहे हैं, उसकी क्या वजूहत है? सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ख़्याल में लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि हम अपने वेट को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम अपने आप को उस तरह फिज़िकली एक्टिव नहीं रख पाते जिस तरह रखना चाहिए। अगर एक स्लिम एंड स्मार्ट आदमी है, उसने अपने आप को अच्छा फिज़िकली एक्टिव रखा हुआ है, तो वो मेरे ख़्याल में रिलेटिवली चांसेस कम है कि वो स्ट्रोक में एंटर हो। ओबेसिटी बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है इवन इन यंग एज। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा बात करके। उम्मीद करते हैं कि जी आज का जो शो है हमारे सुनने वालों को भी अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं डॉक्टर साहब के साथ किसी और प्रोग्राम में किसी और दिन। अपने मेज़बान डॉक्टर ए आर माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।